हेलो। आवाज आ रही है सभी को? चलिए, आवाज आ रही है सभी को। स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सभी लोग ऑनलाइन आ जाए और शेयर कर दे लिंक को सभी को। ठीक है। चलिए, सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए पढ़ते हैं सर्वनाम। और लोगों को जोड़ लीजिए। शेयर कर दीजिए लिंक को। स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा क्लास, टाइम हो गया है। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हम शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करवा रहे हैं। हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जितने भी लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं अभी तक, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। टेलीग्राम में आपको सारा अपडेट्स मिलता रहेगा। ठीक। कोर्स से संबंधित जो भी अपडेट्स रहेगा, चाहे टेस्ट सीरीज हो या किसी प्रकार के बुक्स या पीडीएफ, सारा डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे एकेडमी से शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती की आप तैयारी करें, तो बहुत ही कम फीस में है। 2,000 रुपये में हम तैयारी करवा रहे हैं। तो आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है। चलिए, लिंक शेयर कर दीजिए जितने लोग भी जुड़े हो। हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। आज हमारा चौथा दिन है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए क्या है सर्वनाम, पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सर्वनाम। सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को, ठीक, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। ठीक है। चलिए, इसका एक और परिभाषा हम लोग समझ सकते हैं। फिर से बोल दे रहा हूं मैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, सर्वनाम को एक चीज और हम इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, समझेंगे इसको, कि जो संज्ञा का जो बार बार रिपीटेशन होता है, ध्यान रखेंगे, संज्ञा का दोहराव, तो संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए भी सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, समझिए, इसका मैं उदाहरण लेता हूं, समझिएगा उदाहरण को। जैसे अमित दिल्ली में रहता है। अमित दिल्ली में रहता है। ठीक। फिर लिखते हैं अगला, अमित दिल्ली में नौकरी करता है। ठीक है। तो अमित दिल्ली में रहता है और अमित जो है दिल्ली में नौकरी करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अमित और दिल्ली, इसका रिपीटेशन हुआ है। समझ पा रहे होंगे। तो अमित और दिल्ली का दो बार यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, रिपीटेशन को देख रहे हैं। तो इसी रिपीटेशन यानी कि दोहराव को रोकने के लिए हम संज्ञा का उपयोग करते हैं। तो इस वाक्य को हम कैसे लिखेंगे? तो इस वाक्य को हम लिख सकते हैं, अमित दिल्ली में रहता है। ठीक है। अमित दिल्ली में रहता है, वह वहां नौकरी करता है। तो देखिए, हम यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, जो रिपीटेशन हुआ है संज्ञा का, उस रिपीटेशन को हम खत्म किए हैं। एक और उदाहरण लेकर चलते हैं, इसको समझिएगा। देखिए, दूसरा उदाहरण है, पिताजी विदेश में रहते हैं। फिर पिताजी विदेश में नौकरी करते हैं। ठीक है। पिताजी विदेश में रहते हैं और पिताजी विदेश में नौकरी करते हैं। अब देखिए कैसे यहाँ पे संज्ञा का रिपीटेशन हुआ है, दोहराव हुआ है। इस दोहराव को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वनाम का उपयोग करेंगे। तो मैं इसको लिखता हूं, पिताजी विदेश में रहते हैं, वे वहां नौकरी करते हैं। ठीक है। पिताजी विदेश में रहते हैं, वे वहां नौकरी करते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं वे और वहां, तो ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक। यहाँ पे पिताजी और विदेश, ये क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो पिताजी और विदेश है, ये संज्ञा है। तो संज्ञा का जो दोहराव है, इसी को रोकने के लिए हम क्या उपयोग किए हैं, सर्वनाम का उपयोग किया है। तो ध्यान रखेंगे, सर्वनाम का दो परिभाषा, सर्वनाम का दो परिभाषा। पहला, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहेंगे। दूसरा, यदि हम बोलना चाहे या अर्थात करके भी बोल सकते हैं, किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक। चलिए, अब हम देखते हैं आगे, इसके बाद उदाहरण इसके और भी देख लेते हैं। जैसे यह है, वह है, मैं, हम, उसने, तुम लोग इत्यादि। तो इतना जो है, ये सारा का सारा क्या है, सर्वनाम का उदाहरण है।
और यदि हम सर्वनाम के प्रकार की बात करते हैं, सर्वनाम के यदि हम प्रकार की बात करते हैं तो सर्वनाम को कुल 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सर्वनाम के कुल कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। ठीक, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। ध्यान रख लेंगे, याद कर लेंगे। एग्जाम में पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। ध्यान रखेंगे, प्रश्न बना रहा हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। ठीक है, क्वेश्चन सर्वनाम के कितने भेद हैं, प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो देखिए, बताइए क्या है, कितना है सर्वनाम के कुल भेद। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया मैं सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कौन कौन से? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो ये जो है सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद। चलिए, सभी लोग जुड़ गए होंगे, कमेंट कर दे। जितने लोग भी जुड़ गए हैं कमेंट कर दे, एक बार कमेंट कर दे। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है सर्वनाम को समझने में? बताएंगे सभी लोग, क्या आप लोगों को सर्वनाम समझने में दिक्कत आ रही है क्या? जितने भी लोग जुड़ गए हैं कृपया करके कमेंट कर दे। ठीक, तो मैं बताया आपको, मोहन साहू गुड इवनिंग। और कितने लोग जुड़ गए हैं? सभी लोग एक बार लाइक कर दे। 5 लोग जुड़ गए हैं, मात्र 2 ही लाइक मिला है। सभी लोग लाइक कर देंगे और लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, सर्वनाम बहुत ही इजी टॉपिक है और अगर हम समझे नहीं इसको, कॉन्सेप्ट को यदि हम नहीं समझते हैं तो ये टफ भी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितने लोग भी जुड़ गए हैं ध्यान रखेंगे। कोई डाउट्स रहेगा पूछ लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं या 6 भेद हैं, आप इसको ध्यान रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से हम सर्वनाम के क्या करते हैं, सभी भेदों को पढ़ते हैं। ठीक, और सभी भेद के उदाहरण भी देखते हुए हम चलेंगे आगे। देखिए, हम इसको इस रूप में भी देख रहे हैं, सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, इसे हम बाद में देखेंगे। ठीक, देखिए क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे इसके उदाहरण की बात करता हूं, मैं, तुम, वह और वे, ये इसके क्या है, उदाहरण है। ठीक है, और दूसरे यदि हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम स्वयं, अपने आप, ये इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ओके, निजवाचक सर्वनाम इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। अब अगला हम बात करते हैं निश्चयवाचक। बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे, तैयार रहेंगे। ठीक, कोई डाउट्स रहेगा आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा टॉपिक से संबंधित प्रश्न रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह और उसे, यह, वह और उसे, ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो कोई और कुछ। ठीक है, अनिश्चय मतलब निश्चय ही नहीं है। ठीक, बारी बारी से पढ़ेंगे हम, तब वहां पे और चर्चा कर लेंगे। अभी सिंपल सा मैं आपको बस सिनॉप्सिस दे रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे। और एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि यदि पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आप स्पष्ट रूप से बता देंगे। नूतन कुमारी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका उदाहरण हो जाएगा यह, वह, उसे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसे। ठीक है, इसको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। तो कुल सर्वनाम के 6 भेद हैं। चलिए अब बारी बारी से सभी भेदों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम? तो देखिए, जिस सर्वनाम का उपयोग किसी व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें 2 बात को ध्यान रखेंगे, व्यक्ति या वस्तु। तो यदि हम किसी शब्द का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप में के लिए कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुष के लिंग के अनुसार क्रिया का व्यवहार होता है। जैसे समझिएगा, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का व्यवहार जब स्त्री लिंग करेगी या स्त्री करेगी तब उसकी क्रिया स्त्रीवाचक होगी। जैसे मैं जाती हूं। अब यदि इसी को कोई पुरुष बोले तो क्या हो जाता है, मैं जाता हूं।
तो इस बात को ध्यान रख लेंगे कि पुरुष के लिंग के अनुसार क्रिया व्यवहार करता है। यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो जाएगा, और पुल्लिंग है कर्ता यदि, तो क्रिया भी क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक या पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। तो फिर से बता देता हूं आपको, जिस सर्वनाम का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट्स रहेगा आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, याद रख लेंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो होता है, यहाँ पे कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, तो ऐसे सर्वनाम जिसे कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करे उसे हम उत्तम पुरुष कहेंगे। ओके, और मध्यम पुरुष, तो यहाँ पे कर्ता जिसे बोल रहा है, ठीक है, यानी कि सुनने वाले के लिए, तो सुनने वालों के लिए हम मध्यम पुरुष का उपयोग करेंगे, और अन्य पुरुष मतलब अन्य व्यक्ति के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे सभी को? गुड इवनिंग, सुनीता कश्यप, नूतन कुमारी, मोहन साहू, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी लोग जुड़ गए हैं, कमेंट्स करते रहेंगे आप लोग, बीच बीच में किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा पूछते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाए तो हम उसे बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो 3 भागों में हम इसे बांटे हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष का उपयोग हम करेंगे व्यक्ति जो स्वयं जो बोल रहा है, यानी कि कर्ता, यानी कि बोलने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष, और यदि हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे से बात करें तो वो हो जाता है अन्य पुरुष। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे से। देखिए, उत्तम पुरुष क्या होगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, लिख देता हूं मैं, समझेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। ठीक, याद रख लेंगे। यदि हम इसका उदाहरण की बात करते हैं, जैसे मैं बाजार जाता हूं मैं, ये जो मैं है ये उत्तम पुरुष है। ओके, यदि हम और उदाहरण की बात करते हैं उत्तम पुरुष में क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मैं, ध्यान रखेंगे, मेरा, हम, मुझे, मुझको, हमें, हमको, तो ये सब जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को? डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे। चलिए अब दूसरा, चलिए देखिए, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या हो जाएगा, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग बोलने वाला लिखने वाला अपने लिए करता है तो उसे हम बोलेंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम। जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, मुझे, मुझको, तो ये सारा का सारा उदाहरण हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद उत्तम पुरुष के बाद हो जाता है मध्यम पुरुष। ठीक, उत्तम पुरुष के बाद क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने या पढ़ने वालों के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना, फिर से बोल दे रहा हूं मैं। तो बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है तो उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इतना याद रख लेंगे। कोई डाउट्स आएगा आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स सभी के लिए ओपन है, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण देख लीजिए क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष में हो जाएगा। तो इसका उदाहरण हो जाता है तू, तुम, आप, तुझे, तेरा, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा। ओके, चलिए डाउट्स होगा आप पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मध्यम पुरुष सर्वनाम मतलब बोलने वाला लिखने वाला यदि सुनने वाला या पढ़ने वाले के लिए उपयोग किया जाए तो उसे हम बोलेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अब एक और बच गया, उसको भी देख लेते हैं, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष क्या हो जाएगा, तो जो बोलने वाला या लिखने वाला, ठीक है, यानी कि कर्ता। यदि हम बात करते हैं, सीधा सीधी हम समझते हैं इसको, यदि हम कर्ता की बात करें तो कर्ता जो है अन्य व्यक्ति के लिए, कर्ता जो है अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा, बने रहेंगे लाइन पे आप सभी लोग, बिल्कुल मत जाएगा। लास्ट में 10 क्वेश्चन मैं लिया हूं एमसीक्यू का। ठीक है,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, सभी लोग ध्यान रखेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, लास्ट में हम एमसीक्यू को देख लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू जरूर करेंगे। आज 10 क्वेश्चन लिया हूं मैं एमसीक्यू का। तो कर्ता जो है अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम बोलेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, इसे भी ध्यान रख लेंगे। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका उदाहरण जो है ये हो जाता है वह, उसे, उन्हें, ठीक, ये, वे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा अन्य पुरुष का। मैं फिर से बता दे रहा हूं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिवीजन करते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे। तो वे सर्वनाम जिसका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे हम बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आपको उत्तम पुरुष क्या होगा, तो जहां बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं के लिए उपयोग करे जिस सर्वनाम का, उसे हम बोलेंगे उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा, जहां पे कर्ता जो है, ठीक है, कर्ता जो है जो सुन रहा है या पढ़ रहा है, यदि उसके लिए उपयोग कर रहा है सर्वनाम का, तो हम वहां पे बोलेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक, इतना याद रख लेंगे। चलिए अगला हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चय का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, एक बात को, यहाँ पे वस्तु के संदर्भ में प्रयोग होगा। ठीक है, खास तौर पे हम यहाँ पे वस्तु के संदर्भ में प्रयोग देखेंगे। मतलब यदि हम किसी वस्तु को इंगित कर रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे, वहां पे हम निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन यहाँ पे जो सर्वनाम को उपयोग करेंगे वो निश्चयता का बोध करेगा, निश्चयता का बोध कराता है वो। अब समझेंगे निश्चयता का बोध, जैसे यह, वह, ये, वे, ये सब क्या करेगा, निश्चय का बोध करा रहा है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चय का बोध कराने के लिए किया जाए तो उसे हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए वह मेरा गांव है, तो गांव का बोध करा रहा है यहाँ पे वह, मतलब निश्चय है कि जिस गांव की वो बात हो रहा है, जिस गांव का कर्ता बात कर रहा है वो, ठीक है, किसका है, उस व्यक्ति का है, निश्चयता का बोध हो रहा है, उसी का ही गांव है। या मेरी पुस्तक है, मतलब पुस्तक किसका है, कर्ता का है, लिखने वाले का है। ये सेव है, तो सेव का बात हो रहा है, निश्चय है, ये पुस्तक रानी की है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निश्चयता का बोध हो रहा है। तो इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं, मैं फिर से बता दूं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा। तो वे सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के निश्चय का बोध कराने के लिए किया जाए तो उसे हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। और उदाहरण लेकर चलते हैं, यहाँ पे समझेंगे उदाहरण। तो और उदाहरण देखिए, उदाहरण जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप उदाहरण को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे ना, तो बात नहीं बनेगा। ठीक है, और उदाहरण लेकर चलते हैं हम यहाँ पे। यह मेरी घड़ी है, ऐसा भी बोल सकते हैं, यह मेरी घड़ी है। ओके, तो यहाँ पे जो घड़ी है निश्चित रूप से इसी व्यक्ति का है जो बोल रहा है, करता यानी कि। ठीक, दूसरा, वह तुम्हारी कार है, और बात करें ये हमारी कुर्सियां है, और बात करें वे तुम्हारे पंखे हैं। तो ध्यान रखेंगे सर्वनाम यानी कि ऐसा सर्वनाम जो निश्चयता का बोध करा दे। ठीक है, किसी निश्चयता का बोध करा दे तो हम उसे बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यह, वह, ये, वे, तो यह सारा का सारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। का बोध ना हो, ध्यान रखेंगे, निश्चयता का बोध ना हो, निश्चयता का बोध ना हो, उसे हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जहां, वहां आदि। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, निश्चयता का बोध बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो जहां निश्चयता का बोध नहीं होगा वहां पे क्या होगा, तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, ओके, क्लियर है सभी को? एक बार यस सर बोल देंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है, यस सर बोल देंगे। चलिए, आप लोग के हिसाब से मैं थोड़ा स्लो भी चलता हूँ बीच बीच में, इसलिए ताकि किसी को फास्ट ना लगे। ठीक, त्रिवेणी गुड इवनिंग, सभी गुड इवनिंग। कमेंट करते रहेंगे, कोई सवाल रहेगा बिल्कुल बेझिझक पूछेंगे। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, जहां पे निश्चयता का बोध ना हो। निश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत की बात हो रही है यहाँ पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से वस्तु, व्यक्ति या
स्थान या भाव के क्या होता है, यहाँ पे अनिश्चित होने का बोध होता है, तो इसे हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण को समझिए, कोई आने वाला है। अब यहाँ पे कोई से पता ही नहीं चल रहा कि कौन व्यक्ति आने वाला है, तो भाई जब पता ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अनिश्चयवाचक ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कोई आने वाला है, इस उदाहरण में हमें पता नहीं चल रहा कि कौन आने वाला है, इसलिए हम इससे क्या बोल रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोल रहे हैं। तुम कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे काम तो हो रहा है, लेकिन कैसा काम हो रहा है वो भी पता नहीं चल पा रहा है। तो कुछ कर रहे थे, ठीक है, या कुछ कर रहे हो, तो ये भी पता नहीं चल रहा है, तो ये अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कोई कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पे जब हम कोई की बात करते हैं तो कोई भी क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे देखिए, कोई आ गया तो हम क्या करेंगे। अब बात यह है, मान लीजिए, समझिए इस चीज को, कि आप घर में बैठे हैं, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। अब ऐसे में कोई घर में प्रवेश करता है, इसका मतलब है आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसी को संदर्भ में आप लेके चलिए कि कोई आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हमको पता नहीं कि कौन आएगा, कोई भी आ सकता है, पड़ोसी भी आ सकता है, घर के लोग भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो इसको इस रूप में आप समझेंगे। अब वहां कोई भी हो सकता है, अब वहां की बात हो रही है, मान लो किसी स्थान की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी प्राणी हो सकता है। अब हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वहां पे जो है कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए इसके और उदाहरण की हम बात करते हैं। तो इसकी और उदाहरण की यदि हम बात करें तो समझेंगे क्या हो जाएगा, बाहर कोई बैठा है, ठीक, बाहर कोई बैठा है, ये हो जाएगा पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, चाय में कुछ गिरा है। अब मक्खी तो नहीं गिर गया, जरा देखिए अपने अपने चाय को, ठीक है, चाय में कुछ गिरा है। ओके, तीसरा यदि हम बात करते हैं, वह किसी की पुस्तक है। ओके, चौथा, ये किसी की गाय है। तो देखिए चारों प्रश्न को, उदाहरण को देखिए फिर से। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है अनिश्चितता का बोध हमें मिल रहा है। जैसे बाहर कोई बैठा है, अब बाहर कौन बैठा है हमें क्या पता कौन बैठा है, कोई भी बैठा हो सकता है। चाय में कुछ गिरा है, तो कंकड़ पत्थर या कोई कीड़ा, कोई चींटी या कोई मक्खी तो नहीं गिर गया, तो यहाँ पे हमें पता नहीं कौन गिरा है। ठीक है, और जितना भी अभी मैं नाम लिया, जैसे चींटी, कंकड़, पत्थर, ठीक है, कुछ भी, ये सारा का सारा क्या है, संज्ञा है। और यहाँ पे संज्ञा के स्थान पे ही तो कुछ का प्रयोग हो रहा है, यानी कि सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे निश्चितता का बोध बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, जब निश्चितता का बोध ना हो तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगला देखते हैं, वह किसी की पुस्तक है। तो किसी का मतलब पता नहीं, किसी का भी हो सकता है, राम का, श्याम का, मोहन का, सीता का, गीता का, किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे किसका है हमें पता नहीं, अनिश्चितता का बोध है। ये किसी की गाय है, तो किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसको आप समझ जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जहां पे हम निश्चितता का बोध नहीं कर पाते कि है कौन। ओके, चलिए आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है बताएंगे, आ रहा समझ में, कमेंट्स करते रहिएंगे, कोई डाउट्स रहेगा तो बिल्कुल भी आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए, तो क्या है, तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। या देखिए, जिस सर्वनाम को उपयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु इत्यादि के बारे में पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ भी हो, कैसे भी हो, बस समझना आना चाहिए। ठीक है, परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऐसे सर्वनामिक शब्द जिससे किसी प्रश्न का होने का बोध हो, तो जिससे किसी प्रश्न का होने का बोध हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, किस लिए। तो देखिए, अब मैं उदाहरण की बात कर रहा हूं, तुम कौन हो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, समझिएगा आपको इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस सब चीजों को। मैं यहाँ पे लिखता हूं तुम राम हो। क्या हो, तुम राम हो। अब बताइए, यहाँ पे मैं प्रश्न कर रहा हूं तुम कौन हो, ठीक ना। अब मैं प्रश्न किया तुम कौन हो, तो देखिए इस राम के स्थान पे क्या आया, कौन आया। ओके, तो राम के स्थान पे क्या आ गया, कौन आ गया, तो इसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम होता ही तो है
जो संज्ञा का स्थान ले ले। तो यहाँ पे संज्ञा राम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पे, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पे कौन आ गया, तो हम इसे बोलेंगे सर्वनाम। लेकिन कैसा सर्वनाम है, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि प्रश्न का बोध हो रहा है, ठीक है। कौन से पता चल रहा है कि प्रश्न का बोध हो रहा है, ठीक है। देखिए समझिएगा, तुम कौन हो, तो यहाँ पे ये प्रश्न का बोध करा रहा है, तो हम यहाँ पे कौन को क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। चलिए दूसरा और समझते हैं। तुम क्या चाहते हो, ठीक है, तुम क्या चाहते हो। यदि मैं इसको लिखूं, तुम पढ़ना चाहते हो, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, एक प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा। पढ़ना भाववाचक संज्ञा है पढ़ना। तो तुम पढ़ना चाहते हो, तो देखिए संज्ञा के स्थान पर क्या आ गया, क्या। तो तुम क्या पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, चलिए आगे फास्ट करते हैं थोड़ा सा। तुम्हारा घर कौन है, या तुम्हारा घर कहाँ है, हम ऐसे उपयोग कर सकते हैं। तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। तो देखिए ये सारा का सारा जो है सर्वनाम है, और कैसा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए और एक दो उदाहरण की हम बात कर लेते हैं। जैसे समझिएगा, तुम प्रातः कितने बजे, तुम प्रातः कितने बजे घूमने जाते हो। ओके, तो यहाँ पे प्रातः कितने बजे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कितने का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण। एक उदाहरण और ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एमसीक्यू करेंगे लास्ट में, बने रहेंगे आप सभी लोग, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा बीच में, क्योंकि वो एमसीक्यू ही आपको बताएगा कि आप सर्वनाम को कितने अच्छे से समझ पाए हो, ठीक है। तो या तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, या हो सकता है आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो फर्स्ट टाइम पढ़े हो या पहले भी पढ़े हो, 10 में 10 बन गया तो समझिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके है, ठीक ना। चलिए दूसरा उदाहरण की हम बात करते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, आपकी तैयारी, ओके, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो यहाँ पे जो कैसी है क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसी जो है, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगला सर्वनाम को पकड़ लेते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो जिस सर्वनाम से दो वाक्य या किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है उसे हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे शब्द या वे सर्वनामिक शब्द जो दो संज्ञाओं के, ठीक है, दो संज्ञाओं के बीच स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। समझिए जैसे जो सो, जैसी वैसी, जहां वहां, जिसका उसकी, जितना उतना, जैसे जिसका, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। ध्यान रखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम खासतौर पे पेयर में हमें देखने को मिलता है। संबंधवाचक सर्वनाम हमें जोड़ी में दिखाई देता है। जैसे यह वही गुड़िया है जैसी तुमने मांगी थी, तो यह वही गुड़िया है जैसी तुमने मांगी थी, ठीक है। अगला देखिए, मैं वही करूंगा जैसा तुम कहोगे। मैं क्या कहूं, उसकी बहन मेरी दोस्त है, तो मैं क्या कहूं, उसकी बहन मेरी दोस्त है। जिसकी जितनी गलती होती है उसे उतनी ही सजा मिलती है, तो जितनी उतनी, ठीक है। मैं वहां हूं जहां तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते, तो वहां जहां, ठीक है। वह चोरी कर रहा है जो कि गलत काम है, तो वह चोरी कर रहा है जो कि गलत काम है, तो जो कि, ये सारा का सारा क्या है, संबंध को दर्शा रहा है। तो दो संज्ञा के बीच में जो संबंध को दर्शाए उसे हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण की बात करेंगे यहाँ पे, समझिए। तो जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ पे जो और सो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सर्वनाम देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनामिक शब्द जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के कार्य करने का बोध हो, ठीक है। निज शब्द का अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध, ठीक है। अर्थात अपनेपन का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। इतना याद रख लेंगे। तो मैं फिर से एक बार और परिभाषा इसके लिखवा देता हूं, वे सर्वनामिक शब्द जिसका प्रयोग, ठीक है, जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध हो, या स्वयं कार्य करने का
बोध कराता हो। क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे हमें, तुम, अपने आप, अपने आप, निजी, खुद, स्वयं। ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे मैं अपने आप ही गणित सीख गया, मतलब यहाँ पे अपने आप, तो यहाँ पे आप जो है या अपने आप जो है क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप सभी हमारे अपने हैं, तो आप सभी हमारे, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हमारे अपने हैं। ठीक है, यह मेरी निजी कंपनी है। ठीक, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, तो खुद का मतलब हो जाएगा स्वयं। तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, निजवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध हो, तो उसे हम बोलेंगे निजवाचक निजवाचक सर्वनाम। देखिए, एक आध उदाहरण की और बात करते हैं, समझेंगे अलग से। देखिए, वह अपना खाना, ठीक है, वह अपना खाना स्वयं पकाता है। तो स्वयं पकाता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्वयं मतलब खुद के लिए बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वह अपना खाना स्वयं पकाता है, तो यहाँ पे जो स्वयं हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको मैं कुछ चीज और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लेंगे। निजवाचक सर्वनाम में थोड़ा कंफ्यूजन भी हमें देखने को मिलता है, समझिए। उदाहरण नंबर 1, आप भले तो, या आप भला तो जग भला। ठीक है, आप भला तो जग भला। एक उदाहरण और समझिए, आप भला तो जग भला। दूसरा, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए। तो चलिए कमेंट करके बताइए, ऊपर में आप और नीचे जो दो क्वेश्चन दिया हूं आपका, आप बताइए कि यहाँ पे आप क्या है? सर्वनाम है कि क्या है? चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है निजवाचक सर्वनाम में। चलिए, जितने लोग भी जुड़े हैं सब लोग जवाब देंगे, यहाँ पे सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है, आप भला तो जग भला, आप लोग जाइए। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो आप है ये निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आप है निजवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे जो आप है ये आप निजवाचक सर्वनाम नहीं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होंगे, प्रश्न को देखेंगे फिर समझेंगे कि किस तरह से बातें हो रही है। ठीक है, आप भला तो जग भला, तो यहाँ पे जो आप है निजवाचक सर्वनाम है, लेकिन आप लोग जाइए जब मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम से। आ रहा समझ में? ठीक, फिर से देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है सर्वनाम में। चलिए देखिए, सबसे पहले पढ़े निजवाचक सर्वनाम। दूसरा जो हम पढ़े हैं निजवाचक सर्वनाम के बाद क्या क्या पढ़ लिए हैं? ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और फिर उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। चलिए, निजवाचक सर्वनाम समझ में आ गया सभी को? चलिए अगला हम देखते हैं एमसीक्यू के बारे से समझेंगे। यहाँ पे एमसीक्यू पढ़ते हैं। मैं उत्तम पुरुष, है ना, यहाँ पे मैं का जो प्रयोग हुआ है उत्तम पुरुष के संदर्भ में हुआ है। चलिए बताइए जरा क्या होगा इसका उत्तर, बताने का कोशिश करेंगे इसका उत्तर को। चलिए बताइए, मैं के संप्रदान कारक एक वचन रूप नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? देखिए, संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एक वचन रूप जो नहीं होगा, मुझे, मेरे लिए, मुझको और मेरे। चलिए बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं उत्तम पुरुष। ठीक है, तो मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। बताइए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। इससे, इन्होंने, वह, वे, तू, तुम, मैं, हम। तो जोड़ा हमें देखना है जिसमें उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है। ठीक है, प्रथम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है? जहां पे कर्ता स्वयं के लिए उपयोग कर रहा है शब्द का,
तो कर्ता जहां स्वयं के लिए उपयोग करेगा, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, मैं और हम, ठीक है, यानी कि मैं हम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 को क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब पता होगा, पढ़ चुके हैं ना। ठीक है त्रिवेणी जी, 2 का डी, बहुत बढ़िया, 2 का डी, वेरी गुड। आप लोग भी जवाब दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, जवाब देते रहिए। 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं कि सर्वनाम होता क्या है और सर्वनाम के कितने भेद हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए, बताते जाइए। अगला क्वेश्चन, तीसरा का उत्तर बताइए। तीसरा का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध में कारक का एक वचन रूप नहीं है, एक वचन रूप नहीं है, तो बताइए कौन सा है जिसमें एक वचन रूप हम नहीं देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए तेरा, ऑप्शन नंबर बी तेरे, ऑप्शन नंबर सी तेरा, ऑप्शन नंबर सी तेरे लिए। रिपीट हो गया तेरा यहाँ पे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे एक वचन रूप नहीं है, बताइए क्या होगा, एक वचन रूप नहीं है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेरे लिए। तेरे लिए क्या है, ये पहली बात तो सर्वनाम ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेरे लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, मैं अपने आप काम कर लूंगा, वाक्य में रेखांकित शब्द का भेद क्या है, बताइए। रेखांकित शब्द यानी कि अपने आप, चलिए बताया हूं मैं, क्या हो जाएगा अपने आप, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है, बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत बढ़िया मोहन साहू, क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन का नंबर को लिखे, उसके बाद आप जो है ना क्वेश्चन नंबर के बाद उसका उत्तर को लिखे तो ज्यादा मुझे भी समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन को लिखे, क्वेश्चन नंबर को, उसके बाद आप ऑप्शन को लिखे। चलिए, मैं अपने आप काम कर लूंगा, तो यहाँ पे अपने आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, जो स्वयं के लिए कर्ता प्रयोग कर रहा है, आपको बताया था निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है, 4 का बी। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है, निजवाचक सर्वनाम नहीं है, चलिए बताइए। खुद, आप, हम, निज, तो बताइए, बहुत ही इजी है। हम क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम नहीं हो जाएगा, ये तो है, ठीक है, उत्तम पुरुष, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम। आप की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द मान लेते हैं यहाँ पे आप, बताइए रेखांकित शब्द आप वो किस प्रकार का सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम, बताइए। आप की सब राह देख रहे हैं, चलिए ठीक है, बताइए अब यहाँ पे आपकी सब राह देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ये गलत है, आपकी सब राह देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी सब राह देख रहे हैं, यहाँ पे जो है लिखने वाला जो है सुनाने वाले के लिए बात कर रहा है, पढ़ने, यहाँ पे जो आप शब्द है ना, ये जो है पढ़ने वाला या सुनने वाला, इसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप जो होगा ये हो जाएगा, बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, देख लेंगे। यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, संबंध भी नहीं है, निश्चय भी नहीं है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम जहां कर्ता स्वयं के लिए उपयोग करे तब बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पे कर्ता स्वयं के लिए उपयोग नहीं कर रहा आपका, यहाँ पे जो कर्ता जो है पढ़ने वाला या सुनने वाला के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे जो आप है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन गलत है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलिए अगला क्वेश्चन, वह आप ही चला जाएगा, मतलब वह आप ही चला जाएगा, यहाँ पे खुद के लिए बात हो जाएगा, ठीक। चलिए बताइए, वह आप ही चला जाएगा, तो खुद ही चला जाएगा यानी कि निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे, ठीक है, तो समझेंगे, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, बताइए कौन है जो निश्चयवाचक सर्वनाम है।
निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पे निश्चयता का बोध हो उसे हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर से बता दे रहा हूं, जहां पे निश्चयता का बोध हो उसे हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो आप, कोई, हम, यह, बताइए। ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यहाँ पे जो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ओके, यदि हम और बात करते हैं, समझ जाइए, यहाँ पे हम, तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आप, फिर से पुरुषवाचक सर्वनाम, या आपको हम वहां भी ले सकते हैं निजवाचक सर्वनाम, लेकिन वो वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि निजवाचक सर्वनाम होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, कई ऐसे हैं जब तक वाक्य नहीं बनता तब तक हम समझ नहीं सकते हैं कि एक्चुअल में किसका हो सकता है ये। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, ठीक है, यह मेरी पतंग है, बताइए क्या हो जाएगा? यह मेरी पतंग है। चलिए, तो यह मेरी पतंग है, यहाँ पे मेरी या यह, ठीक है। बताइए यहाँ पे रेखांकित शब्द यह मेरी पतंग है, यहाँ पे रेखांकित शब्द यह है मान लेते हैं, तो यहाँ पे यह मेरी पतंग है, इसका बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, तो यह मेरी पतंग है, इसका जो उत्तर हो जाएगा, निश्चयता की बात हो रही है, पतंग की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन पता तो चल रहा है कि किसका पतंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ध्यान रख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, जवाब आ रहा है सभी का, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगला और लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर? वह निश्चयवाचक, ठीक है, यहाँ पे वह जो है निश्चयवाचक के लिए बात किया जा रहा है कि अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा? एक वचन रूप है ना, अपादान को के लिए, समझ रहे हैं? तो अपादान को के लिए ये होता है, आगे हम इसको और पढ़ेंगे। तो इसका जो अपादान कारक का एक वचन रूप क्या हो जाएगा? उसके लिए, उससे, उसको, उस लिए। तो इन सब चीज को अभी तो मैं पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन जब मैं कारक पढ़ाऊंगा ना तो इसको और भी अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, इस सब बातों को आप ध्यान रख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उससे। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा और लाइव हमेशा अटेंड कीजिए। और जो लोग चाह रहे हैं कि क्लास ले, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, प्रयोगशाला, तो उन सबके लिए क्या है, क्लास चालू हो चुका है। हमारा क्लास अभी 2 क्लास चल रही है, मैथ्स और हिंदी की। कल से आपको 3 क्लास रोजाना मिलेगा। यदि आप लोग चाह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती में एक पोस्ट पाए, आपको पता ही होगा कि करीब करीब 12,000 पोस्ट, ठीक है, 12,000 पोस्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो 12,000 पोस्ट में एक पोस्ट आपका है। बस इसी तरह से कंटिन्यू क्लास कीजिए और क्लास लिंक भी आपको मिल जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, कल के क्लास में। बाय बाय, अच्छे से रहिए, मस्त पढ़िए और एक पोस्ट सुनिश्चित कीजिए, एक पोस्ट सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कल के क्लास में। ओके।